नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ निकिता अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। सिंधु बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का 14वां दिन आज किसानों ने तय किया है सरकार से कोई मीटिंग नहीं करेंगे, बल्कि अपनी मीटिंग कर आगे की रणनीति तय करेंगे। सरकार के प्रस्ताव पर किसान सिंधु बॉर्डर पर बैठक करेंगे। इससे पहले केंद्र के कृषि कानूनों को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच गृह मंत्री अमित शाह और 13 किसान नेताओं की बातचीत हुई और ये बातचीत करीबन 2 घंटा चली। बैठक में मौजूद किसान नेताओं के मुताबिक पूसा इंस्टीट्यूट में हुई बैठक में सबसे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बात रखी। उनके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बात रखी। सरकार ने कुछ बिंदुओं पर कानून संशोधन करने पर रजामंदी दिखाई है। सरकार ने लगातार इस पर जोर दिया है कि बिल में जो संशोधन चाहिए वो किए जा सकते हैं। किसान नेताओं ने कहा कि अगर कानून में संशोधन होता है तो उसकी रूपरेखा बदल दी जाएगी। ये स्टेक होल्डर्स को गलत तरीके से प्रभावित कर सकता है। कानूनों को रद्द करने के अलावा कोई और उपाय नहीं है। बैठक में अमित शाह ने किसानों को विचार विमर्श करने को कहा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार अपनी तरफ से जो भी बदलाव कर सकती है वो लिखित तौर पर उनको भेज देगी। किसान नेता हनन मुल्ला ने कहा कि सरकार कानून वापस नहीं लेगी। किसान सीधे कानून रद्द करने के लिए हाँ या ना में जवाब चाहते हैं, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। किसान आंदोलन को लेकर शरद पवार समेत 5 विपक्षी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से करेंगे मुलाकात। कोविड प्रोटोकॉल के चलते 5 नेताओं को मिलने की इजाजत मिली। राष्ट्रपति से मिलने जाने वाले नेताओं ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, सीपीआई महासचिव डॉ. डी. राजा और डीएमके नेता टीआर बालू शामिल हुए। पलवल में नेशनल हाईवे 19 पर किसानों का धरना 7वें दिन भी जारी है। नेशनल हाईवे के जाम का असर केजीपी और केएमपी पर देखने को मिला है। लोकल रूटों पर जाम जैसे हालात बने हुए हैं। परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ऑपरेशन शुद्धिकरण लगातार जारी है। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत करते हुए परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि किसी भी सूरत में विभाग में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मूलचंद शर्मा ने कहा कि चेकिंग अभियान के लिए वो सड़कों पर रहेंगे। उन्होंने अधिकारियों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दोबारा शुद्धिकरण की जरूरत पड़ी तो एक बार फिर से अधिकारियों का शुद्धिकरण करेंगे। मूलचंद शर्मा ने कहा कि उनके पास ईमानदार अधिकारियों की लंबी लिस्ट है। अभी अधिकारियों को विभाग में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2 महीने का वक्त दिया है। नूंह में प्रशासन ने लोगों के लिए 4 शहरों में रैन बसेरे के इंतजाम कर दिए हैं। जिला अतिरिक्त उपायुक्त का कहना है कि फिरोजपुर, झिरका, पुन्हाना, नूंह और तावड़ू में 4 रैन बसेरे शुरू कर दिए गए हैं। एडीसी ने बताया कि रैन बसेरों में गरीबों के रुकने के लिए रजाई, कंबल, पानी के पीने की व्यवस्था, शौचालय का बेहतर इंतजाम किया गया है। रैन बसेरे में रुकने वाले मुसाफिरों को किसी भी तरीके की समस्या न आए, इसके लिए रेड क्रॉस समिति की देखरेख में अभियान शुरू किया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त ने मौके पर जाकर मुआयना किया तो रैन बसेरों में किए गए इंतजाम को पूरी तरीके से वो संतुष्ट दिखाई दिए। अंबाला में मौसम की पहली धुंध देखने को मिली, जिससे सुबह की सैर करने वाले लोगों के चेहरे खिल उठे और मौसम की इस पहली धुंध का लोगों ने लुत्फ भी उठाया। धुंध की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही, तो वहीं कोहरे की चादर के चलते वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। फतेहाबाद में गांव धोलू के खेत में रखी पराली की गांठों में आग लग गई। देखते देखते आग फैल गई और 500 एकड़ की धान की पराली को जलाकर राख कर दिया। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चला है। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के टिकैन इलाके में सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ की खबर है। जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर हो गए, तो वहीं एक स्थानीय शख्स घायल हो गया।
सुरक्षा बलों को टिकैन गांव में कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सोना की 55 आरआर और सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस की एसओजी ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। खुद को गिरा हुआ देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। दोनों तरफ से फायरिंग की गई। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि अगर सरकार ये तीनों काले कानून खारिज नहीं करती है तो देश के किसान हरियाणा के चंडीगढ़ की गति से बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगे। सुरजेवाला का कहना है कि किसान रुकने वाले नहीं हैं, किसान अब जाग गए हैं। अपनी मांगों को लेकर अब किसान अपने हक के लिए खड़े हैं। साथ ही उनका कहना है कि किसान इतनी ठंड में बैठा है, फिर भी सरकार उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। जब हमारी सरकार सत्ता में थी तो हमने किसानों को हर फसल का अच्छा मूल्य दिया है, लेकिन बीजेपी ने 3 नए कानून बनाकर किसानों को बर्बाद करने का काम किया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि इस भारत बंद के दौरान पूरे देश के किसानों की एकता दिखाई दी है, इसलिए केंद्र सरकार को चाहिए कि वो किसानों की मांगे माने और बातचीत करे और साथ ही तीनों संशोधनों को भी खारिज कर दे। उनका कहना है कि अगर मैं सरकार में होता तो बिना किसी देरी के किसानों से बात करता और अपनी गलतियों को मानते हुए तीनों संशोधनों को तुरंत हटा देता। कैप्टन अमरिंदर का कहना है कि केंद्र सरकार को मंडी सिस्टम को जारी रखना चाहिए, बजाय कि इसे हटाने के। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि आज किसानों की जो स्थिति बनी है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। हुड्डा ने कहा कि इस वक्त किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कैसे कर सकती है सरकार। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि मैं किसानों की मांगों पर समर्थन करता हूं, लेकिन आंदोलन को लीड नहीं कर रहा। हुड्डा का कहना है कि किसानों का भारत बंद का आह्वान सफल रहा, हमारे पास रिपोर्ट्स हैं। हुड्डा ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र और आपातकाल सत्र बुलाने की मांग करते हुए विधानसभा में अविश्वास पत्र प्रस्ताव लेकर आएंगे। कांग्रेस नेता किरण चौधरी का कहना है कि केंद्र सरकार को कृषि कानून को रद्द करना चाहिए, लेकिन सरकार किसानों के आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रच रही है। किरण चौधरी का कहना है कि कृषि मंत्री किसानों के आंदोलन में कभी चीन तो कभी पाकिस्तान का हाथ बताते हैं, तो कभी एसवाईएल के नाम पर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। किरण का कहना है कि एसवाईएल का फैसला बहुत पहले आ चुका है। 6 साल से केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, एसवाईएल का पानी लेकर आना चाहिए था। गुरुग्राम में जीएमडीए बैठक में सीएम मनोहर लाल ने की शिरकत। कहा कि हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक तक सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। सड़कों को 30 मीटर से 60 मीटर तक किया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए करीब 200 करोड़ की लागत लगेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि जीएमडीए की आय बढ़ाने के लिए अलग अलग योजना चलाई जानी चाहिए। सीपीआर पर 135 करोड़ की लागत से नई ड्रेन बनाई जानी चाहिए, तो वहीं इस ड्रेन को नजफगढ़ ड्रेन से मिलाया जाएगा। जीएमडीए की बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि ढीले रवैये पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के साथ गुरुग्राम के सभी विधायक मौजूद रहे। करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रेलवे रोड स्थित राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्मार्ट शिक्षा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं से मुख्यमंत्री ने सीधा संवाद किया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कहना है कि 15 जनवरी 2021 तक सभी जिलों के शराब विक्रेताओं के सेल केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बिक्री रसीद काटा जाना सुनिश्चित किया जाए। इससे गैरकानूनी तरीके से शराब की बिक्री को रोका जा सकेगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कहना है कि राज्य में कहीं पर भी बिना अनुमति के गैरकानूनी तरीके से शराब की बिक्री को रोकने के लिए आबकारी अधिकारी समय समय पर छापेमारी करें। रिकवरी में देरी होने वाले मामलों में पेनल्टी लगाने का निर्देश देते हुए उप मुख्यमंत्री का कहना है कि ऐसे मामले जहां रिकवरी बकाया है तो और उनकी प्रॉपर्टी अटैच है, उस प्रॉपर्टी से बकाया की रिकवरी करने की कार्रवाई करें। आबकारी अधिकारियों को आगामी 2 तिमाही के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मेहनत और करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उनका कहना है कि होटल, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल आदि स्थानों पर बिना लाइसेंस फीस जमा करवाएं, शराब ना परोसी जाने को सुनिश्चित करें ताकि प्रदेश को राजस्व का नुकसान ना हो।
उप मुख्यमंत्री का कहना है कि मौजूदा आबकारी वर्ष की पहली छमाही में आबकारी विभाग ने बीते वर्षों के मुकाबले लगभग 660 करोड़ रुपए अधिक राजस्व इकट्ठा किया है। पंचकुला के हैफेड और किसान उत्पादक संगठनों के बीच सहकारिता मंत्री बनवारी लाल की मौजूदगी में एमओयू साइन हुआ। एमओयू के बाद हैफेड शहद और कई तरह से मुरब्बा अपने उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवा सकेगा। तो वहीं सहकारिता मंत्री बनवारी लाल का कहना है कि प्रदेश में इस वक्त 29 हैफेड की बिक्री केंद्र है। जनवरी के आखिर तक 50 नए हैफेड स्टोर खोले जाएंगे। बनवारी लाल का कहना है कि किसान हैफेड के स्टोर के जरिए अपने उत्पादन को बेच सकेगा, जिसके कारण उनकी आमदनी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है किसानों की आय को दोगुनी करना। बनवारी लाल का साथ ही यह भी कहना है कि हैफेड के जरिए गुणवत्ता का प्रोडक्ट लोगों को मिले, इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। हैफेड के सभी आउटलेट को कंप्यूटराइज किया जाएगा और अब खरीद का बिल मिलेगा। गुरुग्राम से मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद वापस लौटते समय हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर ग्वाल पहाड़ी के पास ओवरलोडेड डंपरों को जब्त कराया। तो वहीं मूलचंद शर्मा के मौके पर जिला परिवहन अधिकारी को बुलाकर सभी गाड़ियों को चालान कराए और साथ ही अधिकारियों द्वारा ओवरलोड पर लगाम न लगाए जाने पर परिवहन मंत्री ने नाराजगी भी जाहिर की। परिवहन मंत्री ने गुरुग्राम फेज 1 के प्रभारी को हैंडओवर कराए 11 ओवरलोडेड डंपर। तो वहीं मौके पर पहुंची जिला परिवहन अधिकारी धारणा यादव ने कहा कि सभी का किया जा रहा है चालान। उन्होंने इस दौरान कहा कि मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार मुक्त सपने को पूरा करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। परिवहन विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त करने के बीच कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर लगाम लगाई जाएगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सिरसा द्वारा आज मिक्सोपैथी के विरोध में सिरसा क्लब की बैठक हुई और सरकार के खिलाफ विरोध जताया गया। इस अवसर पर आईएमए सिरसा के प्रधान ने बताया कि 11 दिसंबर को सिरसा के सभी डॉक्टर अपनी अपनी ओपीडी को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रखेंगे। एसटीएफ की गुरुग्राम और सोनीपत टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ ने मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 4 देसी पिस्तौल और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि कुख्यात बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। इन पर हत्या और हत्या का प्रयास समेत लूट की 1 दर्जन से ज्यादा वारदातें अंजाम देने का आरोप है। सोनीपत में तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। तो वहीं टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मृतकों की अभी भी पहचान की जा रही है। फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी में रबड़ की फैक्ट्री के स्क्रैप में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने करीबन 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। झज्जर के गुड़ा बाईपास के पास एक कार का संतुलन बिगड़ गया, जिसकी वजह से वो डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में एक युवक की मौत होने के बाद 4 लोगों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। कैथल में पेट्रोल पंप लूटने की योजना बना रहे 5 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। पुलिस ने कब्जे से 5 अवैध पिस्तौल और 51 कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस ने जिन बदमाशों को पकड़ा है उन पर 302, 307 सहित कई मुकदमे दर्ज हैं और ये पहले कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, जिसमें 4 लोग कैथल के रहने वाले हैं जबकि एक व्यक्ति पंजाब के पटियाला का रहने वाला है। रेवाड़ी में नाबालिग लड़की ने अपनी मां के साथ साजिश के तहत बड़े ही शातिराना अंदाज में पड़ोसी के घर से लाखों रुपए की जेवरात और नकदी चोरी की है। शिकायत के आधार पर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि पहले पड़ोस में रहने वाली महिला अपने 14 वर्षीय बेटी के साथ उसके घर आई, फिर लड़की किसी बहाने से उनके घर आई, जिसके बाद जेवरात और नकदी गायब मिली। कैथल में भारत बंद का पूरा असर देखने को मिला। खाप पंचायतों ने दुकानदारों के आगे हाथ जोड़कर बंद में सहयोग करने का आह्वान किया। कैथल में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने इंतजाम किए, वाहनों को अलग अलग रूट पर डाइवर्ट कर दिया। 7 पुलिस रिजर्व सहित करीब 700 पुलिसकर्मी नजर बनाए रखे हुए थे और साथ ही आपको बताएं कि एसपी ने आम जनता और किसानों से प्रशासन से सहयोग करने की भी अपील की।
भारत बंद का सीधा असर देखने को मिला। सिरसा में बस अड्डा परिसर में बस नहीं चलने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा, तो वहीं आम दिनों की तुलना में रोडवेज परिसर में सन्नाटा छाया रहा। कुछ यात्री बस अड्डे पर जरूर पहुंचे, लेकिन बस न मिलने से काफी परेशान और नजर आए। तो वहीं बस अड्डा परिसर में तैनात कर्मचारियों ने बताया कि अगर सवारी होगी तो बसों को चलाया जाएगा। सिरसा बस अड्डा परिसर में कर्मचारियों ने रोष प्रदर्शन किया। राष्ट्रव्यापी बंद के समर्थन में कर्मचारियों ने अब काम छोड़ हड़ताल में हिस्सा लिया और साथ ही सरकारी विभागों में निजीकरण और कृषि कानूनों के विरोध में कर्मचारियों ने नारेबाजी की। केंद्र सरकार से प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने मांग की है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और सरकारी विभागों में निजीकरण बंद किया जाए। सरकार पूंजीपति को फायदा पहुंचाने के लिए कर्मचारी और किसान विरोधी फैसले ले रही है। सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान और रोडवेज तालमेल कमेटी के सदस्य ने कहा है कि पहले सरकार कर्मचारियों को विभागों में निजीकरण कर प्रताड़ित कर रही थी। अब किसान विरोधी कानून बनाकर सरकार ने हठधर्मिता का परिचय दिया है। जुलाना में अनाज मंडी एसोसिएशन के जिला प्रधान ने खुद कमान संभाली और बाजार को बंद करवाया और कहा कि बाजार बंद है ताकि किसानों की आवाज नेताओं तक पहुंच सके। पंचकुला में भारतीय किसान यूनियन ने बरवाला में किसानों के हक में आवाज बुलंद की और भारत बंद का समर्थन किया। दुकानों को बंद कराया गया। पंचकुला में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भारत बंद का समर्थन किया और पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन और कालका विधायक प्रदीप चौधरी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। डोकलाम विवाद के समय भारत से मिली कड़ी चुनौती से सबक लेते हुए चीनी सेना अपने आप को मजबूत करने में जुट गई है। नई जानकारी के मुताबिक चीनी सेना ने भारतीय सेना के खिलाफ अपनी तैयारी बेहतर करने के लिए मिलिट्री कैंप लगाए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को आखिरी T20 मैच में 12 रनों से मात दे दी है। हालांकि भारत ने तीनों मैचों की T20 सीरीज में 2-1 से अपने नाम कर ली है। भारत ने तीनों मैचों की T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया पर 3-0 से सूपड़ा साफ करने का मौका गंवा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 186 रन बनाए और टीम इंडिया को जीत के लिए 187 रनों का टारगेट दिया। जवाब में टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 174 रन ही बना पाई। भारत की ओर से ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 34 रन देकर 2 विकेट चटकाए। तो वहीं भारत को खराब फील्डिंग का खामियाजा भुगतना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि टेलीकॉम सेक्टर ने भारत के विकास में अहम रोल अदा किया है। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि कोरोना काल में टेलीकॉम सेक्टर ने अहम रोल निभाया। लोग अपने घर वालों से जुड़ सके और डॉक्टर मरीजों की मदद कर सके और सरकार की बात लोगों तक पहुंच सकी। 5G तकनीक को लॉन्च करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का कहना है कि भारत सरकार की नई नीति टेलीकॉम सेक्टर को आगे बढ़ाएगी और आम लोगों तक पहुंचाने में मदद देगी और साथ ही देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल एक्टिव लोगों की संख्या बढ़ी है। अरबों की संख्या में कैशलेस ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के मामले 1391 के पार, तो वहीं 13 मरीजों ने तोड़ा दम। 1557 लोगों को इलाज के बाद घर भेजा गया। कुल आंकड़ा 2,46,000 के पार। देश में 24 घंटे में 32,061 नए केस आए सामने। 402 मरीजों की मौत। 97,35,000 से ज्यादा टोटल एक्टिव केस, तो वहीं 3,77,000 से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा लगातार जारी। 24 घंटे में सामने आए 3,188 नए केस, वहीं 57 लोगों की हुई मौत। 22,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 53 मरीजों की हुई मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 47,837 के पार, तो वहीं अब भी 73,374 लोगों की हुई 374 केसेस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में सामने आए 1,236 नए मरीज, तो वहीं अब भी 10,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अब तक 11,822 से ज्यादा अब की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में सामने आए 1,776 नए केस। अब तक 5,28,832 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। 21,374 केसेस एक्टिव।
राजस्थान में कोरोना के 20,000 से ज्यादा केसेस हुए एक्टिव। एक दिन में 1,604 नए केस आए सामने। मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,84,000 के पार। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आया कोरोना के 551 नए केस। मरीजों का आंकड़ा 8,72,000 के पार हुआ। 5,000 से ज्यादा केस हुए एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 6,85,00,000 के पार, तो वहीं अब तक 15,63,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 1,95,00,000 के पार कोरोना के एक्टिव केस। अमेरिका में बढ़ी ठीक होने वालों की तादाद। कुल मरीजों की संख्या हुई 1,55,00,000 के पार। अब तक 90,87,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। कोरोना के मामलों में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,78,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान, तो वहीं मरीजों की संख्या हुई 66,75,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों को लगातार बढ़ रहा है आंकड़ा। कुल मरीजों की संख्या हुई 25,15,000 के पार, तो वहीं अब 4,79,000 से ज्यादा केस हुए एक्टिव। 44,159 मरीजों की हुई मौत।